नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे, एकदम उत्साह और एनर्जी के साथ मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें। जैसा कि आपको पता है, घटना चक्र इस समय मैं रिविजन करा रहा हूँ। घटना चक्र में एक तरीके से मैं आपको कम शब्दों में पूरा निचोड़ दे रहा हूँ हर एक टॉपिक का जीएस में। तो एंशियंट हिस्ट्री से अथवा प्राचीन इतिहास से मैंने टॉपिक को शुरू किया है। उसमें आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य का पार्ट सेकंड या क्लास दूसरी है। चूंकि मौर्य साम्राज्य से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चनों को कवर करना एक क्लास में थोड़ा मुश्किल था, इस वजह से दूसरी क्लास में मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दूसरी क्लास है मौर्य साम्राज्य की। इसमें अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं इसमें। अंत तक आप देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, ठीक है, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा बिल्कुल। तो घटना चक्र का पार्ट सेकंड है। तो पहला प्रश्न है इसमें, अशोक का एक अभिलेख है जिसका नाम है रोमनदेही अभिलेख। आपको शायद नहीं दिख रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ रोमनदेही अभिलेख, जो कि कहाँ पे नेपाल से प्राप्त हुआ था खोज के दौरान। तो ये संबंधित था बुद्ध के जन्म से संबंधित था। ये प्रश्न पूछा जाता है, अशोक का कौन सा अभिलेख था जो महात्मा बुद्ध के जन्म के विषय में बताता है। तो महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में कौन सा अभिलेख बताता है? रोमनदेही। और रोमनदेही एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो कि कर व्यवस्था के बारे में बताता है, अशोक की टैक्स की प्रणाली के बारे में, अशोक की कर के बारे में या अथवा वित्तीय व्यवस्था के बारे में बताता है। सिर्फ एकमात्र अभिलेख, ठीक है, रोमनदेही नेपाल से मिला था। दूसरा गुर्जरा अभिलेख है, लघु शिलालेख पढ़ सकते हैं इसे, गुर्जरा लघु शिलालेख। गुर्जरा में अशोक का नाम अशोक मिलता है, सम्राट अशोक मिलता है। ठीक है, अब ये कहाँ से प्राप्त हुआ था खोज के दौरान? तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले से। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ पे मिला था? एमपी का दतिया डिस्ट्रिक्ट है, जो कि दतिया माँ पीताम्बरा देवी के मंदिर के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इस समय देश विदेश से या बात करें पूरे भारत से दर्शन करने लोग श्रद्धालु वहां जाते हैं। दूसरा, एमपी के दतिया से गुर्जरा लघु शिलालेख की खोज हुई, जिसमें अशोक ने स्वयं को अशोक नाम दिया। आप ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। कहाँ का सम्राट बताया? मगध का। तो कौन सा अभिलेख कहता है? भाब्रू सम्राट बोलते हैं इसे, भाब्रू बैराट, माफ कीजिएगा, इसका नाम क्या है? भाब्रू बैराट। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? जयपुर से। भाब्रू बैराट जयपुर में अभिलेख है। ठीक है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक का एक और अभिलेख मिला, शिलालेख, जो कि कहाँ पे मिला? उत्तराखंड के कालसी नामक स्थान में से लिख लेना। ये भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड के कौन से स्थान से? कालसी से। कलिंग का युद्ध हुआ था, मैं बता चुका हूँ, 261 BC में ईसा पूर्व। हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है हाथी गुफा अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? हाथी गुफा। अशोक का पढ़ेंगे तो 13वां अभिलेख आएगा। वैसे हाथी गुफा अभिलेख दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों याद रखना। ये खारवेल नामक राजा का था। संगम राज्य दक्षिण भारत का था। ये संगम राज्य, जहाँ तमिलनाडु और केरल है वहां पे ये संगम राज्य हुआ करता था 9वीं सदी के समय, 8वीं या 9वीं सदी के मध्य में। तो संगम राज्य का उल्लेख अशोक के दूसरे एवं 13वें अभिलेख में मिलता है। ठीक है, इसका मतलब है संगम राज्य और दक्षिण भारत के, इसके अलावा और भी राज्यों का उल्लेख मिलता है अशोक के अभिलेखों में। जैसे देखिए, चोल, पांड्य राज्य और सातपुत्र वंशों का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिल चुका है, दक्षिण भारत के इन राज्यों का उल्लेख। नोट कर लेना, ये सभी प्रश्न पूछेंगे। जैसे देखिए, पशुओं की बलि पर रोक लगा दी गई थी कि भाई पशुओं की बलि पर, माफ कीजिए, पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी। ठीक है, बलि पर रोक लगाई जाती है। तो ये सम्राट अशोक के शासनकाल में लगाई गई 5वें अभिलेख में इसका उल्लेख दिया गया है। अशोक के कौन से अभिलेख में? 5वें अभिलेख में पशुओं की बलि पर। एक एक प्रश्न नोट करना। टॉलमी फिलाडेल्फस, ये राजदूत था टॉलमी फिलाडेल्फस, और इसका नाम मिलेगा आपको एग्जाम में, परीक्षाओं में कई बार, तुर्मेन। ये मिस्र का रहने वाला था और सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत आया था। आप ऐसे पढ़ सकते हैं, यह राजनयिक संबंध थे अशोक के। सम्राट अशोक के राजनयिक संबंध थे, मतलब विदेशी संबंध थे। कौन से देशों से? मिस्र से, उस समय जब मौर्य साम्राज्य में अशोक शासन कर रहा था। ठीक है, तो ये वहां का रहने वाला व्यक्ति था। क्या नाम है इसका? टॉलमी फिलाडेल्फस। और दूसरा इसका ब्रैकेट में लिख लेना, तुर्मेन। मिस्र का था, जो कि अशोक के समय में आया है ना, अशोक के समय में आया। राजनयिक संबंध थे अशोक के, ये पढ़ते हैं। लेकिन ये बिंदुसार के समय में भी इसे पढ़ा जाता है। किसके समय? बिंदुसार के भी संबंध थे सीरिया और मिस्र से। ये देखो, दूसरा प्रश्न है, कौन से देशों से मौर्य साम्राज्य के शासकों के अच्छे संबंध थे या मौर्य साम्राज्य के संबंध थे? तो सीरिया और मिस्र से अशोक, अथवा यहाँ पे लिख सकते हो आप
पूरे अगर मैं मौर्य साम्राज्य की बात करूं तो मौर्य साम्राज्य के अच्छे संबंध थे इन दोनों देशों से। जैसे वर्तमान में हमारे देश के बहुत सारे मुल्कों के साथ अच्छे संबंध हैं, जैसे अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया या रसिया हो गया, है ना, और दुनिया के बहुत सारे जैसे इटली हो गया, फ्रांस हो गया या यूके हो गया, इनसे अच्छे संबंध हैं हमारे। तो उस समय सीरिया और मिस्र से संबंध थे। जैसे संकट काल के समय, जैसे कोविड आया, इस समय कोरोना आया 2020 में, तो सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी गई, सारी यूनिटें बंद कर दी गई, लोगों को घरों पर रहने का आदेश दिया गया क्योंकि बीमारी फैल रही थी बहुत तेजी से। तो संकट काल के समय सरकार ने क्या कहा, सरकार ने क्या किया कि जो जनता घर पे थी अब वो खाने के लिए, कमाने के लिए कैसी व्यवस्था करे, तो सरकार ने अपनी तरफ से राशन बांटने की व्यवस्था शुरू करी, है ना। चूंकि हमारे देश में कुछ 1-2% अमीर लोगों को छोड़ दें तो अधिकतम जो जनसंख्या है वो गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, वो रोज जाती है, रोज कमाकर लाती है और खाते हैं। तो ऐसे लोगों को खाने की व्यवस्था सरकार ने करी संकट काल के समय, कोविड के समय। इसी तरीके से मौर्य साम्राज्य में जब अगर कोई संकट आ जाता है, आपातकाल, क्या बोलते हैं उसे, बारिश नहीं होती है ना, बारिश नहीं होने को क्या बोलते हैं भैया, अकाल बोलते हैं। जैसे वर्षा नहीं हुई तो अकाल पड़ गया, अकाल पड़ने का मतलब फसलें नहीं हो पाई तो फसल नहीं हो पाएगा, खाद्यान्न नहीं हो पाएगा, खाद्यान्न जब उत्पादन नहीं होगा तो खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, है ना, और संसाधन नहीं प्राप्त होंगे। तो ऐसी स्थिति में संकट काल के समय जनता को खाद्यान्न का उपयोग करने के लिए, किसका, खाद्यान्न का उपयोग, तो इसका जानकारी मिलती है सुहागौरा ताम्र पात्र में जानकारी मिलती है इसकी। कहाँ से, गोरखपुर से जानकारी मिलती है इसको, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक है। मौर्य काल में यदि आप टैक्स को छुपाएंगे, क्या छुपाएंगे, टैक्स या कर को छुपाएंगे तो क्या दिया जाएगा आपको, मृत्यु दंड दिया जाएगा, ये समझ लो। अभी इस समय कोई टैक्स छुपाएगा तो उसे मृत्यु दंड नहीं देगी सरकार, उसे जेल में उठा के डाल देगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मौर्य काल के समय यदि आपने टैक्स को छुपाया तो क्या होगा, मृत्यु दंड आपको दी जाएगी। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध यूनानी राजदूत, ये तो कई बार आता है और बहुत बार पूछा गया है, क्या नाम है इसका, मेगास्थनीज। किसके समय में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, ठीक है। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, जो कि 7 श्रेणियों में लिखी गई है। इसके 7 पार्ट बताए हैं, भारत की सामाजिक 7 विषयों पर इस पुस्तक को लिखा गया है, मतलब 7 कैटेगरी इसके अंदर बताई गई है, ठीक है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का कौन था, राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है, और भारत में रहा, और भारत में रह करके इसने पुस्तक लिखी जिसका नाम इंडिका था। और इंडिका को 7 कैटेगरी में अलग अलग बांटा है ना, जैसे सामाजिक जीवन कैसा था, किसान कैसे काम करते थे, सैनिक कैसा काम करते थे, है ना, ये सारी कैटेगरी को शामिल किया है, जो कुल मिलाकर के 7 कैटेगरी इसमें दर्शाई गई है, ठीक है। प्राचीन भारत में दासता नहीं होती थी, मतलब राजाओं महाराजाओं के यहाँ दास नहीं रहते थे अथवा गुलाम नहीं रहते थे, ऐसा उल्लेख भी मैं कौन सी पुस्तक में दिया गया, इंडिका में, और इंडिका को इसने लिखा मेगास्थनीज ने, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। पाटलिपुत्र आप जानते हैं, गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख किसमें मिलता है, इंडिका में मिलता है। वर्तमान जो नगर पालिका चल रही है ना इस समय, नगर पालिका वो मौर्य काल के समय से चल रही है, मौर्य काल से जारी है ये वाला सिस्टम। और ये क्या करता है, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित होती है नगर पालिका, जो छोटे शहरों में होती है, ठीक है। देखो एक पॉइंट मिलेगा भाग और एक शब्द मिलेगा वली। भाग और वली क्या थे, राजस्व का हिस्सा थे, मतलब आप कह सकते हो मौर्य काल में क्या थे, मौर्य साम्राज्य में टैक्स थे। एक टैक्स का नाम भाग था और एक टैक्स का नाम वली था। अगला प्रश्न, राज्य की जो आय थी, जो मुख्य आय थी राज्य की, जिससे मौर्य साम्राज्य चलता था, मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था चलती थी, उस मुख्य आय को क्या बोलते थे उस समय, तो उस मुख्य आय को बोलते थे सीताकर। सीताकर कहां से लिया जाता था, ये भी देख लो, राज्य की ये भूमि की आय को क्या बोलते थे, सीता। जो भूमि होती थी राज्य की, मतलब सरकार की भूमि जो होती थी उससे जो टैक्स लिया जाता था उसे सीता कहा गया, ठीक है। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को समाहर्ता बोला गया। जो राजस्व इकट्ठा करता था मंत्रियों में उसे क्या बोला गया, समाहर्ता बोला गया। आराम से नोट करते चलें, 2 बार देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आए। सेकंड पार्ट है मौर्य साम्राज्य का घटना चक्र का, आरओ एआरओ या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा को ध्यान में रख करके ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं प्रश्नों का। आप आसानी से और आराम से नोट करते चले, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। माप तौल का अधिकारी कौन होता था, पोतवाध्यक्ष होता था माप तौल का। भैया आप जानते हैं
इस समय भी मंत्रालय होते हैं सरकार में, प्रधानमंत्री मुख्य होते हैं, बाकी के मंत्री होते हैं, कोई कृषि मंत्री है, कोई खाद्य मंत्री है, कोई इस्पात मंत्री है ना, कोई पेट्रोल डीजल मंत्री है। तो इस समय भी मंत्री हैं और उस समय भी मंत्रालय होते थे। तो सिर्फ ये पढ़ना होता है कि उस समय क्या बोलते थे, जैसे माप तौल का मेजरमेंट का जो काम करता था उसे क्या बोलते थे, कोतवा अध्यक्ष बोलते थे। जो टैक्स इकट्ठा करता था उसे क्या बोलते थे, समाहर्ता कहते थे उसे, है ना। मौर्य काल में एग्रोनोमी, क्या नाम है, एग्रोनोमी, यूनानी ग्रंथों में मिलता है वैसे ये नाम। एग्रोनोमी कौन होता था, मार्ग निर्माण, सड़क बनाने वाला, सड़क बनाने वाले अधिकारी को क्या बोलते थे, एग्रोनोमी। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला, जो कि कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में। शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। ठीक है, ये नोट कर लेना, तक्षशिला। गांव के प्रशासन को पंचायतों के माध्यम से चलाया जाना चाहिए। इसका अगर प्रमाण देखें, सबसे पहले तो ये दक्षिण भारत में शुरू किया गया द्रविड़ वंश के द्वारा, द्रविड़ों के द्वारा। गांव का प्रशासन एक पंचायती व्यवस्था के माध्यम से चलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हमें दक्षिण भारत में द्रविड़ वंश के द्वारा मिलती है, द्रविड़ लोगों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अब जैसे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया, सेंट्रोकोटस कहा गया। बिंदुसार को क्या कहा गया, अमित्रघात कहा गया। ये नाम मिलेंगे आपको पढ़ने को। इन नामों से पहचान किसने करी, विदेशियों ने करी, यूनान के लोगों ने करी। ये यूनानी लेखक उस समय भारत में थे। सिकंदर महान कहाँ का था, अलेक्जेंडर सिकंदर महान यूनान का था। उसका राजदूत कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। तो ये पूरी एक श्रृंखला थी, कड़ी थी। इन लोगों के साथ में बहुत सारे और लोग थे। तो वो इस समय भारत में रहे, मगध में रहे, पाटलिपुत्र के आसपास रहे, और उन्होंने जो इन शासकों की पहचान करी वो अपने तरीके से पहचान करी। तो इन्होंने नाम दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दे दिया, सेंट्रोकोटस नाम दे दिया। विलियम जोन्स ने, जस्टिन ने, ये यूनान के लोग थे। बिंदुसार को क्या नाम दिया गया, अमित्रघात नाम दिया गया। सम्राट अशोक का अवलेखों में क्या नाम मिलता है, प्रियदर्शी नाम मिलता है। चाणक्य का बचपन का नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। ये सब प्रश्न पूछ लिए गए। पट्टकोल, पट्टकोल एक अधिकारी होता था, कौन सा, ग्रामीण कर वसूली करने वाला, ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता था, जैसे क्या बोलते थे, पट्टकोल। ठीक है, वलादिप, वलादिप चुंगी का संरक्षण होता था। जैसे चुंगी कर होता था ना पुराने जमाने में, आप किसी दूसरे राज्य में प्रवेश करेंगे, दूसरे शहरों में प्रवेश करेंगे तो चुंगी कर आपको देना पड़ेगा। चुंगी का मतलब एंट्री पॉइंट, वहां से आप प्रवेश करेंगे तो चुंगी कर। तो ये चुंगी कर पुरानी व्यवस्था चली आ रही है, आप समझ सकते हैं। जब मौर्य साम्राज्य में भी इसका उल्लेख है, तो चुंगी कर को मौर्य साम्राज्य में क्या बोला गया, वलादिप, वलादिप बोला गया, चुंगी कर को बोला गया। पट्टकोल कैसे बोला गया, जो गांव से टैक्स की वसूली करता था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने। ये दूसरी क्लास होगी। मौर्य साम्राज्य की सभी प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे, खासतौर पर पीसीएस से लेकर के आरओ से लेकर के और भी एक दिवसीय परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न उठा करके पूछ लिए गए। ये 2 क्लास हो गई, सभी को रट लेना, बिल्कुल मिश्रण बना के, घोल बना के पी लेना। जैसा परसेंटेज की क्लास में मिश्रण और घोल बना के पीते हैं ना, एक उसमें यूनिट आती है, तो इसी तरीके से पी जाना। बिल्कुल प्रत्येक एक प्रश्न आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए और आना चाहिए आपसे। ठीक है, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं छूटेगा, बाहर जाएगा नहीं, आप इसके लिए चिंता ना करो। और जो पेट का पेपर आया था उस सपने से बाहर निकलो और बाहर निकल के आओ, बाहर की दुनिया को जियो। बाहर की दुनिया बड़ी शानदार है, पेट में ही दुनिया नहीं है, पेट के बाहर भी दुनिया है। जिन बच्चों ने पेट दिया उनका मनोबल डाउन हो गया, मैं समझ सकता हूँ, वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आप आउट ऑफ द दुनिया में आइए, आउट ऑफ द बॉक्स आइए, आप उसी चीज़ में मत रहिए। ठीक है, चलो बहुत सारी चीज़ें समय के साथ बदलती हैं, तो जो एक लेवल होता है, एक पैटर्न रहेगा, उस हिसाब से एग्जाम आएंगे आगे आने वाले समय में, उस हिसाब से नहीं आएंगे। तो मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया पैट वाले आयोग ने, जैसा कि बहुत टफ पेपर बना दिया, ऐसा ही सब पेपर नहीं आएंगे। बाकी का आप जितने भी आगे एग्जाम्स देखेंगे अपने स्तर पे देख भी सकते हैं। तो जो पढ़ाया जा रहा है, जहाँ से किताबों में लिखें, अच्छे ऑथेंटिक किताबों, वहाँ से ही प्रश्न आते हैं और बाहर से प्रश्न नहीं आते हैं। तो शेयर करते रहें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ और मस्त रहना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। पूरी प्लानिंग के साथ पढ़िए, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़िए, योजना बनाइए सुबह से शाम तक अपने डेली रूटीन का, उसके हिसाब से आप पढ़ाई करिए। कम से कम 7 से 8 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है 24 घंटे में से। बाकी के 16 घंटे आप कोई भी काम कर सकते हैं। इस प्लानिंग के साथ आप मेहनत करिए। सभी को राधे राधे, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।